बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, खान साहब की चीखें निकल रही हैं और चीखें तो पूरी कौम की भी निकल रही हैं, लेकिन जो खान साहब की चीखें हैं वो इसलिए निकल रही हैं कि उनकी साजिश का बयानिया बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया है और उसको एक नहीं बैक टू बैक 2 इंटरव्यूज़ ने जो कि DGISPR की जानिब से मुख्तलिफ चैनल को दिए गए, उसमें जो भी फ़ौज की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसने तहरीक इंसाफ की सियासत के ताबूत में कील ठोक दी है। अब खान साहब कहते हैं जनाब कि DGISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। तो पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा, जिसको हम ISPR कहते हैं, उसके DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया है। हुकूमत इस मामले की तहक़ीक़ात किसी से भी कराए, इदारों को इतराज़ नहीं है, इदारे तहक़ीक़ात में तावन करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं। उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री, और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पे जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं, और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। एंड दैट इज द रीजन कि जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे थी, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल। तो ये पंडोरा बॉक्स क्यों खुल गया है, जबकि मौजूद बहस जो है इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन वो महंगाई है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी है। इन दो अहम मौज़ूआत के ऊपर कौम की पूरी तवज्जो है कि मईशत बुरी तरह बेहाल हो रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं, और अचानक तो नहीं बढ़ी, ये बतदरीज बढ़ी है। और हुकूमत ने ऐलान किया कि जो सब्सिडी खास अब देने का वादा करके गए थे IMF से, वो हमने मुकम्मल कर दी है। तो पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। जो सबसे अहम मौजू था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वतन वापसी और उसके हवाले से सियासी जमातों के रवैये में तब्दीली। कल तक जो सियासी जमातें जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया करती थी, तहरीकें चलाया करती थी, उन्हें आमर और डिक्टेटर कहती थी, वो आज उनकी वतन वापसी के हवाले से सॉफ्ट कार्नर रखती हैं और वो समझती है कि उन्हें वापस आने दीजिए। कल मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ये कहा जी उन्हें कोई इतराज़ नहीं है, वो ज़ाती हैसियत में समझते हैं कि उनको वापस आने की इजाज़त देनी चाहिए। इस तरह पीपल्स पार्टी और GUFA, इन दोनों जमातों ने भी जनरल मुशर्रफ की वापसी के हवाले से ये भी एग्रीड हो गई हैं। तो ये हम मौजूद था। इसके साथ महंगाई और पेट्रोल कीमतें अचानक बढ़ गई। कल रात भी लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोल दोबारा बढ़ जाएगा। इस बात का यानी इम्कान तो था कि पेट्रोल कीमत में इजाफा किया जाएगा, लेकिन चूँकि 15 तारीख को पेट्रोल कीमतों में इजाफा होता है, कमी बेशी की जाती है, तो रात 12 बजे से थोड़ी देर पहले ही हुकूमत बैठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उन्होंने बताया जी कि पेट्रोल कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल 233 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गया है, और डीजल कीमत में भी कोई 50-60 रुपये का यानी 59.16 पर लीटर का इजाफा किया गया। तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, सब की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया गया, और पिछले एक महीने में ये तीसरी बार इजाफा किया गया, शायद 21 दिनों में किया गया है। और ये सबको मालूम है कि ये IMF की डिमांड पर किया जा रहा है। IMF के साथ जो खान साहब ने एग्रीमेंट किया था, जो मुआहिदा किया था, उसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी सब्सिडी को ख़त्म करना था। खान साहब ख़त्म करके नहीं गए, और खान साहब को पता था कि मैं जा रहा हूँ, तो वो बजाय कीमतों को बैलेंस रखने के उन्होंने वो कीमतें रोके रखी, बल्कि उनमें कमी की, जिसका अब मलबा मौजूदा हुकूमत पड़ा है और उन्हें उसकी कीमत पे करना पड़ेगी। कीमत तो वैसे अवाम पे कर रहे हैं, और अवाम के लिए ना जाने वाले अच्छे थे ना आने वाले अच्छे हैं। यानी अवाम को अभी तक इस मामले में कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब पेट्रोल की कीमत अगर 234 रुपये पर लीटर हो जाती है, तो बाकी चीज़ों के ऊपर महंगाई का आलम क्या होगा। लेकिन हुकूमत ये तसल्ली दे रही है कि सब्सिडी जो दी थी वो अब बैलेंस हो गई है, अब सब्सिडी मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर पेट्रोल कीमत में इजाफा हुआ तो फिर इसकी कीमत और बढ़ेगी। अब इस सब के बावजूद भी IMF से अगर हमें इमदाद मिल जाती है या IMF से जो कर्ज लेने जा रहे हैं वो अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बच जाएगा और पाकिस्तान वापस अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। तो ये महंगाई वक्ती और आर्जी है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसकी कीमत तो अदा करना पड़ेगी, वो आज नहीं तो कल अवाम के दिलों में जब एक बार बात आ जाती है तो उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हासब की हुकूमत के ऊपर भी जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो मईशत की तबाही और महंगाई था, और अब जो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है इन पर भी महंगाई के हवाले से इल्ज़ाम लग रहे हैं। अगर ये मईशत को ठीक करते हैं तो शायद अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब हो जाए, वरना आवाम जो है उनके दिलों में इस वक्त खासा गम गुस्सा है और तकलीफ़ है। इस बात के बावजूद कि लोगों को ये इल्म है कि ये बजट, ये जो महंगाई है ये IMF के साथ जो खासा मुआहदा करके गए थे उनकी शराइत को पूरा करने के लिए किया गया। खासब जो यानी ये काम ये पिछली हुकूमत को करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया तो मौजूदा हुकूमत को करना पड़ रहा है। तो इस बात पर लोग कितने भी यानी किसी भी सियासी जमात के साथ जो इस वक्त हुकूमत में है उनके साथ वाबस्तगी रखते हो, लेकिन तकलीफ़ दे अमल से वो गुज़र रहे हैं और सारी कौम गुज़र रही है। तकलीफ़ दे अमल जनरल मुशर्रफ का भी है और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को वापस आने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। उन्होंने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा और उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात है, और ज़्यादातर लोगों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आइन को तोड़ने का जो मुजरिम है उसको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ या पीपल पार्टी या और सियासी जमातें जो ये समझती है कि जनरल मुशर्रफ को वापस आने देना चाहिए, वो भी यानी किसी कैपेसिटी में उनको माफ़ करने की यानी उनके अंदर कोई इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार पाकिस्तान के अवाम का या रियासत का है या उस आइन और कानून के कस्टोडियंस का है, जिनको ये समझना चाहिए कि आइन को तोड़ने की एक सज़ा मुकर्रर है और उससे रूगर्दानी नहीं की जा सकती। तो इसलिए, लेकिन जो इसके अंदर हकीकत है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं जनरल मुशर्रफ अगर माफ़ी मांग ले तो शायद उनको वापस आने देना चाहिए, कम से कम उन्हें अपने जो कुछ किया उन्होंने उसमें शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन जो शख्स एक ज़िंदा लाश हो, जो चल फिर ही ना सकता हो, जो बात भी ना कर सकता हो, जो अपने सेंसेस में ही ना हो, जो अपने होश व हवास में ही ना हो, जिसको ये नहीं पता कि माफ़ी क्या चीज़ होती है, जिसको ये नहीं पता कि वो लोगों को पहचान भी नहीं रहे, इस हद तक यानी उनकी जो हालत ख़राब है, तो एक ज़िंदा लाश है उसे पाकिस्तान वापस लाकर सिर्फ दफन किया जा सकता है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी अब जितनी भी उनको मिले। तो इसके ऊपर अभी जो है ना वो बात हो रही थी तो अचानक ये एक पंडोरा बॉक्स खुल गया, और ये पंडोरा बॉक्स खुल गया जनरल बाबर के एक इंटरव्यू की वजह से जो कि उन्होंने कामरान शाहिद को दिया। उसके बाद से PTI की जो है ना वो चीखें निकलना शुरू हो गई, कानों में से धुआं निकल रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से जब से खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, खान साहब इसी पे तो सियासत कर रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे निकाला गया है, और वो तो फ़ौज ने भी इस बात को इंडोज़ किया था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, और उसमें तमाम सर्विस चीफ शामिल थे। तो इस बुनियाद पर खान साहब ने दर्जनों जलसे कर दिए, लॉन्ग मार्च कर दिया, लॉन्ग मार्च नाकाम भी हो गया। तो उनका ये बयानिया ज़्यादा चला नहीं, लेकिन इस बयानिए को फिर अब फ़ौज को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आके इसकी तरदीद करे। ये सवाल सबसे अहम है कि ये क्या टाइमिंग है, इस वक्त कौन से ऐसे हालात चल रहे हैं जिसकी यानी कौन सा ऐसा बड़ा काम चल रहा है, कौन सा ऐसा खास अब हावी हो गया कि जिनकी तरदीद करना ज़रूरी समझी है। तो मसला ये है कि इसमें खास अब ज़ाहिर है वो भी चीखे है, उन्होंने आके कहा जी कि वो तो उनकी राय है, लेकिन फ़ौज ने दोबारा इसके ऊपर बात की। यानी एक मरतबा जनरल बाबर ने आके कहा कि ये साजिश नहीं हुई थी, तमाम सर्विसेज मौजूद थे, हुकूमत को बता दिया गया था और हमने इजलास में शिरकत की थी और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई थी उनके मुताबिक ये साजिश नहीं थी। ये हो गया एक पहलू। उसके बाद खान साहब की जो टीम है, असद उमर और शीरी मज़ारी, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने जनाब कहा जी DGI सर सियासी मामलों की तशरीह न करें। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI SPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और
अब इसमें सियासी मामला कहाँ से आ गया? अमेरिका ने साजिश की और आपने कहा जी साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ है क्योंकि अमेरिका कर रहा है और इस मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो फिर ये सियासी मामला तो ना हुआ, ये तो फिर मुल्कों की खुद मुख्तारी का मामला हुआ, सॉवरेनिटी का मामला हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुल्की मामलात में मुदाखलत हो गई, लेकिन इसको अगर सियासी मामला कहा जाए तो उसका मतलब है फिर कहने वाले सही कहते हैं कि आपने इस मामले को सियासी रंग दिया है और एक प्लान के तहत इसको इंडोज किया। तो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर और शीरी मुजारी उन्होंने कहा इस मामले की सियासी तशरीह न करें, सियासी मामला सियासतदानों को हल करने दें, और इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखेंगे। पहले भी वो भेज चुके एक मरासला उनको हवाले किया जा चुका, अब वो ख़त लिखेंगे कि तहक़ीक़ात की जाए, हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएँ। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की भी ज़िम्मेदारी है। तो कौमी सलामती के मसले पर सियासत कहाँ से आ गई? या तो इसको सियासत रखें या इसको कौमी सलामती का मसला रखें। लेकिन जब इसको मिक्स किया गया तो इस पर चंद अहम सवाल उठते हैं जो कि मैं आगे चल के आपसे शेयर भी करूँगा कि ये क्यों इसको इस वक्त ज़रूरत पड़ गई इस पंडोरा बॉक्स को खोलने की। कौन सी ऐसी बड़ी यानी आफत टूट पड़ी थी कि जिस पर फ़ौज को ये बात करनी पड़ी, और क्या इस वक्त खान साहब जब इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके रिएक्शन पर क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बना देगी, क्या हुकूमत बनाने जा रही है? तो इसके दो बड़े अहम पहलू ये कि एक तो बार बार खान साहब ये कह रहे थे कि जनाब ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साजिश हुई और फ़ौज ने इसको इंडोज़ किया, यानी तमाम सर्विसेज मौजूद थे, उन्होंने कहा जी साजिश हुई है, लेकिन इन्होंने उस साजिश को रोका नहीं। और जब वो ये कहते हैं इन्होंने साजिश को रोका नहीं तो दर हकीकत वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा इल्ज़ाम था जो कि फ़ौज बड़ी खामोशी से सुन रही थी कि उनके कहने का मकसद क्या वो सियासी बात कर रहे हैं या वो इसके ऊपर कोई बहुत ही सीरियस है। तो ये खाली सियासी बात नहीं रही, खान साहब ने इसको अपने यानी पॉलिटिकल कैंपेन का बाकायदा टाइटल करार दे दिया कि जनाब ये साजिश है और उसके अंदर रोका नहीं गया। और फिर इस हवाले से जब फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम जारी चलाई गई तो वो समझा गया कि चलो ये एक दो दिन की बात है, कोई रिएक्शनरी हैं लोग, शायद रद्द-ए-अमल के तौर पे कर रहे हैं, शायद वो इसको समझ जाएंगे, वक्त गुजरता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। लेकिन खान साहब ने इस बात को यानी महसूस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसको अपना स्लोगन बना लिया। अब जो पब्लिक के अंदर परसेप्शन है वो उसका फीडबैक आप देखें तो पब्लिक परसेप्शन ये खान साहब बनाने में किसी हद तक अपने लोगों के अंदर कामयाब हुए हैं कि उनको निकालने में जो अहम किरदार है वो फ़ौज का है। साजिश अमेरिका ने की, यहाँ पे सियासी लोग इस्तेमाल हुए लेकिन फ़ौज ने उनको रोका नहीं और फ़ौज ने ये सब होने दिया। तो असल ज़िम्मेदार तो फ़ौज है, यानी वो चौकीदार को मुल्ज़िम ठहरा रहे हैं जो असल उनका जो टारगेट बना। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने जब फ़ौज को इस तरह यानी मतऊन किया और बार बार वो ये बात कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे थे, जनरल बाजवा को उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादक कहा, लेकिन सियासत के अंदर वो इनडायरेक्टली अटैक तो कर रहे थे लेकिन इसके जो असरात थे वो फ़ौज के ऊपर भी पड़े और ये आम पब्लिक के ऊपर पड़े। तो फ़ौज हमेशा पब्लिक पल्स देख के रिएक्ट करती है। उन्होंने इसको देखा, समझा और फिर महसूस किया कि ये मामला जो है वो हाथ से यानी अब खाली ये नहीं कि खास वो रिएक्शन है, रिएक्शन तो ख़त्म हो गया। जब हुकूमत गिरती है तो रिएक्शन होता है। जब नवाज शरीफ को निकाला था तो वो भी सड़कों पर कहते फिर थे मुझे क्यों निकाला, तो खान साहब भी कहते फिर मुझे क्यों निकाला। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मुझे निकालने वालों को आपने रोका क्यों नहीं, और आप उस साजिश का हिस्सा थे। तो बराह रास्त से साजिश का इल्ज़ाम लगा फ़ौज के ऊपर। तो खान साहब के वोटर हों या सपोर्टर हों या मौजूदा हुकूमत के वोटर सपोर्टर हो या कोई और भी सियासी जमात के साथ एफिलिएटेड लोग हों, ये सारे पाकिस्तानी हैं और इनके अंदर अगर इस किस्म की सोच पाई जाती है, फ़ौज के खिलाफ जो हेट स्पीचेस की गई हैं उसको काउंटर करने के लिए फिर उन्हें ये दोबारा ये बात दोहरानी पड़ी कि जनाब ऐसा नहीं है, हमने कैटेगोरिकली बता दिया था कि साजिश नहीं हुई है। वो तो उछल पे सारे खान साहब भी कि नहीं ये तो DGSPR की राय है और ये राय ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने राय नहीं दी। फ़ौज ने कहा, फ़ौज के तर्जमानी कहते हैं कि हम राय नहीं दे रहे आपको। जब भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है तो एक तैयारी के साथ और एक एजेंडे के साथ होता है, उसमें इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात की जाती है। तो इसलिए बता दिया गया था कि जनाब
और राय नहीं दी गई थी, इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि साजिश नहीं हुई। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उस वक्त की हुकूमत को, खान साहब की हुकूमत को बताया गया था कि आप जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है, और ना ही इस किस्म की कोई इतला है कि कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो जब साजिश नहीं तो उसकी तहकीकात कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इतना ज़रूरी था। और खान साहब कहते हैं मुझे पिछले जून जुलाई से पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो खान साहब ने इस साजिश को काउंटर करने के लिए किसको क्या हदायत दी? क्या उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इसको रोका जाए? क्या उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, रोका जाए? क्या उन्होंने कौम के सामने ये मामला रखा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, रोका जाए? तो किसी को भी खान साहब ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि साजिश का वजूद ही नहीं था। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही थी और सियासी जमातें इस बात की तैयारी कर रही थी कि खान साहब को हटाया जाए। वो कोई भी हुकूमत हो तो उसकी जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत को टफ टाइम देती है और कोशिश करती है कि इस हुकूमत को वक्त से पहले घर भेजा जाए। जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी उनकी बारी आ जाएगी। तो यही कोशिश उस वक्त की जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और ANP, ये सारी जमातें मिलकर जिन्होंने PDM बनाई, ये सारी जमातें खान साहब को हुकूमत से निकालने के लिए एफर्ट कर रही थी। उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए, धरने भी किए, क्योंकि इन जमातों का एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये इंतखाबात जाली हुए। मौलाना फजलुर पहले दिन से कह रहे थे। तो खान साहब ने जो कहते हैं ना मुझे महंगाई की वजह से निकाला, खान साहब को निकालने की बुनियादी वजह महंगाई नहीं थी, बल्कि खान साहब को निकालने की जो पहली बुनियादी वजह ये थी कि खान साहब को एक मसनूई इंतखाबी अमल के ज़रिए जो है वो इक़्तिदार में लाया गया। यानी वो जो इलेक्शन जीते थे वो मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, और उस इलेक्शन को उस वक्त जो ताकतवर हल्के खान साहब के बारे में सोचते थे कि ये शायद पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, तो उन्होंने इसको मिल के ये इलेक्शन को रिग्ड किया, धांधली की। तो फिर उस वक्त सियासी जमातें भी उस वक्त की जो मिलिट्री रजीम थी उसके ख़िलाफ़ वो कंपेन करती रही। तो ये असम्बली के जाली होने या इंतखाबात के जाली होने की बुनियाद पर ये तहरीकें चल रही थी। लेकिन वो चूँकि खान साहब ने डंडा ऐसा चलाया कि उन्होंने अपने मुखालिफिन को कंट्रोल कर लिया। 2-3 साल तक उन्होंने किसी को निकलने नहीं दिया, और फिर कोरोना भी आ गया और कोरोना की वजह से वो लोग दुबक के बैठ गए। वरना पहले साल ही खान साहब के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट शुरू हो गई थी। 2 साल खान साहब को कोरोना ने सेव कर लिया। कोरोना ना आता तो खान साहब की हुकूमत शायद पहले 1 साल 1.5 साल में रुखसत हो चुकी होती, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब थी और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन था वो नज़र आ रहा था कि वो बग़ैर तैयारी की हुकूमत में आए हैं। उस वक़्त जबकि दुनिया भर में ये पेट्रोल की कीमतें या कोई और चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा महंगाई का कोई अंसर नहीं था, और पाकिस्तान के हालात भी कुछ बुरे नहीं थे। लेकिन उस वक़्त चलती चलाती मईशत को उन्होंने डबो दिया, और उस मईशत के बलबूते पे साल 1.5 साल 2 साल जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी मईशत के अंदर, उसको चला लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला ख़राब होना शुरू हो गए। इनको IMF के पास जाना पड़ा। IMF के साथ उन्होंने सख्त शराइत के साथ सौदा किया। अगर ये हुकूमत को संभाल लेते तो IMF के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो एक तो ख़जाना खाली करने के बाद IMF के पास गए। जब IMF के पास गए तो सख्त शराइत मानना पड़ी, और सख्त शराइत के नतीजे में मलबा आज आवाम पे गिर रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है और बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और महंगाई के तूफ़ान आया हुआ, वैसे पूरी दुनिया में आया हुआ है। तो ऊपर से हमारी नाअहली इसके साथ मिल गई, सोने पे सुहागा हो गया। तो ये एक सीरियस किस्म की गुफ्तगू होगी। लेकिन इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये कि जब खान साहब ने खुद अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो फिर साजिश कहाँ से होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई साजिश हुई होती तो उसकी तहकीकात भी हो सकती है। अगर आपने मरासला भेजा चीफ जस्टिस को, और आज नहीं काफ़ी देर से भेजा हुआ है, सदर ने भी भेजा और फलाने ने भी भेजा, बता रहे थे जी बड़े लोगों ने भेजा हुआ है। लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि वहाँ से कुछ नहीं अभी तक रिएक्शन हुआ। अब कह रहे जुडिशल कमीशन बना दे, तो खान साहब ने भी कोशिश की थी एक कमीशन बनाने की, और अपने एक जो उनके अस्करी यूथी किस्म के जर्नैल है उनको उन्होंने कहा कि आप इसके कमीशन के सरबराह होंगे। वो दौड़ गए। उन्होंने कहा जी, वो जर्नैल थे, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं इसका कमीशन के सरबराह बनता। तो आपके अपने लोग भी इस बात पे तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें इल्म था कि ये एक फैब्रिकेटेड किस्म का बयानिया है, और तो इसलिए इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ायदा नहीं। इसमें कोयले की दलाली में मुंह काला होना है। और फ़ौज ये कहती है कि जब साजिश नहीं थी तो हम रोकते कैसे? तो फ़ौज का ये जो मौक़िफ़ है, पिछले 2 इंटरव्यू जो DGISPR बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू
हमें समझ आई है उसके मुताबिक वो ये कहने आए हैं कि फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि फ़ौज ने खान साहब को इक़्तिदार से निकालने से होने वाली साजिश का काउंटर नहीं किया, यानी उनको रोका नहीं है। जो लोग हुकूमत गिरा रहे थे उनको नहीं रोका। ये सियासी मामला था, वो कैसे रोकते जब एक साजिश का वजूद ही नहीं है। यानी वो कहते, खान साहब कहते हैं कि मेरे दुश्मन को गोली मार दो, तो दुश्मन तो दिखाएं कि ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, ये दुश्मन है। तो दुश्मन मौजूद नहीं, बस गोली हवा में चला दो कि मेरे दुश्मन को मार दो। तो ये एक मफरूज़े की बुनियाद पे अब उन्होंने सियासी मफरूज़ा घड़ा हुआ तो मान भी लिया। आज उनके लोग ये कह रहे हैं ये सियासी मामला है, इनको सियासी तरीके से हल करने दें। तो फिर इसका मतलब ये कि आप कौमी सलामती के मामला पर सियासत कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए ये सारा जो प्रोपेगेंडा कर रही थी तहरीक इंसाफ, उसको काउंटर किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अवाम के अंदर अगर आप देखें तो एक किस्म की नफ़रत जो है वो फैलाई जा रही है और वो बढ़ाई जा रही है, और उसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है। चूँकि फ़ौज खामोश है, फ़ौज एक इदारा है, इदारे रिएक्ट नहीं करते, इदारों को अपना काम करना होता है, और इदारे किसी सियासी जमात के ताबे नहीं होते। और ना सियासी जमात होती है कि हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ जाए, जरताज बुल इधर बैठ जाए, मलाइका बुखारी उधर बैठ जाए, शीरी मुजारी उधर बैठ जाए, असद उमर उधर बैठ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। तो फ़ौज का एक तर्जमान है ISPR, और उन्होंने ही आके इन चीज़ों की वजाहत करनी है। और खान साहब ने गुस्सा चढ़िया है, DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है ना हुई। तो किसने फैसला करना? सर्विसेज चीफ ने फैसला किया कि साजिश नहीं हुई। DG ISPR उसके ट्रांसलेटर है, तर्जमान है, वो फैसला बता रहे हैं जो सर्विसेज चीफ ने किया। जब हुकूमत काबीना का इजलास होता है तो वज़ीर इत्तलात आता है बताने के लिए कि जनाब काबीना ने ये काम किए, तो वज़ीर इत्तलात अपने खाते में नहीं डालता, वो बताता है जनाब काबीना का फैसला है। तो खान साहब ने सोशल मीडिया पर बैठ के को लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, और उन्होंने कहा जनाब कि क्या पाक फ़ौज का जो तल्लुकात आमा का इदारा ISPR ही फैसला करेगा, और कहते हैं मुदाखलत हुई तो कौन फैसला करेगा कि मुदाखलत हुई या नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जुडिशल कमीशन बनाए, तहक़ीक़ात कराए। हमने कहा खुली समात कराए, पता चल जाएगा कि मुदाखलत हुई या नहीं हुई। जो साजिश हुई है उससे हमारी कौम ज़िंदा हो गई है। अंदाज़ा लगाए ना, कौम ज़िंदा हो गई है। यानी एक मफरूज़े में आपने कौम ज़िंदा कर दी, और कौम इसलिए ज़िंदा होगी, कौम से आपने फ़ौज को गालियाँ पड़वा दी, और आप बता रहे हैं ये फ़ौज ही सारा कुछ करा रही है, फ़ौज ही हुकूमतें गिराती है, फ़ौज ही लेके आती है। तो ये परसेप्शन फ़ौज का माजी में रहा है, हमेशा रहा है। पहली बार फ़ौज ने कैसे न्यूट्रल हुए, वो कहते हैं हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। तो यही हुआ ना कि वो बेचारे शरीफ क्या हुए, उन्होंने मुदाखलत करना छोड़ी। इससे तो अच्छा था ना, वो खान साहब समझते कि इससे तो बेहतर था कि आ जाते और कब्ज़ा कर लेते या मार्शल लगा लेते, जिस तरह जनरल मुशर्रफ लगाया करते थे या कोई और माजी के आर्मी चीफ ने लगाया। तो फ़ौज तो कहती है हमने मार्शल नहीं लगाना है, हम सियासत में आते ही नहीं। तो अब जो है वो खान साहब ने उसके ऊपर वो अपना एक ज़ाहिर सियासी जमात है, उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया, तो बनाए रखे। तो उनका ये जो सियासी नैरेटिव है वो फ्लॉप है। वैसे तो महंगाई के ऊपर करें ना बात, उनको चाहिए कि महंगाई पे अपना निकले बाहर, मुजाहरे करें, कौम की नुमाइंदगी करें, और हुकूमत में दबाव डालने की चीज़ें सस्ती करें। वो तो कर नहीं रहे। मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे वापस लेकर आओ। भाई आपको वापस ले आएंगे, पहले आप कौम की नुमाइंदगी तो कर लें। जब खान साहब की हुकूमत नलायकियाँ कर रही थी, मौशत तबाह कर रही थी, बेरोज़गारी फैला रही थी, और पेट्रोल कीमतें महंगी कर रही थी, तो उस वक़्त जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें थी वो कौम की नुमाइंदगी कर रही थी, तो कौम उनके साथ हो गई कि ठीक कह रहे हैं। तो आज आपके पास मौका अच्छा है, आप निकले बाहर और कहें जी कौम की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, और कराए कीमतें सस्ती, डट जाए और पालों को बनू लम्बिया, तो सारे आपके साथ होंगे। तो महंगाई के इशू पे आप कौम को यानी जेन्युइन इशू है, रिपब्लिक के इशूज़ हैं। तो मफरूज़ों की बुनियाद पे मैं कौम बना रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ। अभी भी उन्होंने कहा, इससे रावलपिंडी में भी खिताब किया, तो उन्होंने कहा जनाब मैं कॉल दूंगा तो आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। आपने डोर टू डोर जाकर सियासत नहीं, तबलीग करनी। काम देखो ना तुसी, आपने तबलीग को भी बदनाम किया हुआ। तबलीग जो है वो उसका ताल्लुक जो है वो दीनी मामलात के ऊपर है। आप सियासत को कह रहे, आपने सियासत नहीं करी, तबलीग। आप कौम को जिस तरफ ले जा रहे हैं, लगा रहे हैं, उसकी वजह से चीज़ें जो है ना दीन को बेच रहे हैं। दीन फरोशी है। आप मुल्क को भी बेच रहे हैं, मुल्क की मफाद पे सियासत कर रहे हैं, और दीन को भी बेच रहे हैं। खान साहब ने क्या अहमकाना हरकत की रावलपिंडी में, जो तकरीर में खिताब किया
कि आप लोगों को जाके कलमे का मतलब समझाएं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना, तो सबको पता है। तो ये कोई यानी अगर अवाम किसी जमात को वोट देते तो उसका मतलब झुकना होता है। तो इन्होंने कोई अपनी इंटरप्रिटेशन की हुई है। और यानी अभी लोगों को ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है, हम 22 करोड़ मुसलमान हैं इसके अंदर, और भी अक़लियतें भी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की है। हमें सबको पता है कि हमारे कलमे का मतलब क्या है, हमारा मज़हब हमें क्या बताता है, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन आप उसको जिस रंग में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो रंग ही गलत है, इसे कहते हैं रॉन्ग नंबर। तो फ़ौज ने यह बताया कि जनाब हाँ साहब रॉन्ग नंबर है, और बार बार बता रहे हैं। इससे पहले समझा जा रहा था कि हाँ साहब लाडले हैं, और वो जो जलसों जुलूसों में तकरीरें कर रहे हैं और फ़ौज को रिएक्शन नहीं दे रही, तो उसका मतलब है कि वो अभी फ़ौज को प्यारे हैं। तो ये जो इंप्रेशन पिछले 2-3 महीने से बना हुआ था खान साहब का कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बावजूद जो वो गालियाँ दे रहे हैं, जो लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, उस पर फ़ौज रिएक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है खान साहब लाडले हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर भी लाइन मार दी है कि भाई अगर कोई समझता है कि ये लाडले हैं और ये जो कुछ बोलेंगे और हम खामोश रहेंगे, तो ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दें। ये लाडले वाडले कोई नहीं है, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, हमारा ही पाला हुआ बच्चा है, हमने पाला था, हमसे बिगड़ गया है। तो अब इसको इग्नोर मोड पे लगा दें, अब ये इग्नोर करें इसको, इसकी जो बातें हैं वो झूठ है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना करना। तो बुनियादी तौर पर फ़ौज ने वो सारा जो एक बबल खान साहब ने बनाया हुआ था ना, एक औरा कि मैनू को हाथ नहीं ला सकता, तो वो उन्होंने वो भी उसको भी मसमार कर दिया। और दिस वाज द राइट टाइम, क्योंकि अभी खान साहब ना सड़कों पर है ना जलसों में है। अगर पहले फ़ौज एक्ट करती तो जलसों जुलूसों में हो सकता है ये मामला और ज़्यादा फ्लेयर अप होता, तो मुल्की हालात और ख़राब होते, क्योंकि लोग जज्बाती भी होते हैं। जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो तो समझते रहे कि खान साहब को नजायज़ तरीके से निकाला गया, हालांकि नजायज़ नहीं निकाला गया, निकाला उनको बिल्कुल जायज़ तरीके से गया और पॉलिटिकल अमल के ज़रिए निकाला गया। खान साहब अगर इतने समझदार होते अपने इत्तेहादियों को पकड़ के रखते, को बंदा हिलने न देंगे, कैसे कोई तरीके उनके खिलाफ तरीके एतमाद ला सकता है अगर आप मजबूत हो तो। अब आपको जी मुझे 2 अक्सरियत मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगा, क्योंकि फ़ौज खामोश रहेगी तो फिर लोग ये समझेंगे ना फ़ौज गिल्टी है। अगर आप अपनी सफाई नहीं देंगे या आप अपनी बात नहीं करेंगे, तो अपनी बात उन्होंने रख दी है। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हम शायद इसके बाद इस पर बात ना करें, क्योंकि उनका इससे ज़्यादा नहीं, अब लगे रहो तुम। अब अगले 2-3 महीने के लिए मुआद मिल गया खान साहब को कि जनाब लो मातम करते रहें और फ़ौज को कोसते रहें। लेकिन फ़ौज ने बता दिया कि जनाब हम नहीं हैं और ये अब हमारा बंदा नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो खान साहब को सादको अमीन करार दे चुकी है, तो उन्होंने भी कांटा ला देता, और इन्होंने भी लगा दिया, फ़ौज ने भी लगा दिया कि ये झूठे हैं। वो शेर रशीद खुद साख्ता तर्जमान गेट नंबर 4 बंद, इनका गेट नंबर, और जो असद उमर और शीरी मुजारी, अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में सबको पता है कि इनको तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल कराने वाले हमारी वो जो खुफिया एजेंसी है जल फैज़ वाली, वो उनका हाथ था। ये तो बंदे फ़ौज के थे। अब क्या हुआ, फ़ौज ने उन बंदों से भी लातल की इख्तियार कर लिए, सिर्फ सियासी मामला से नहीं की। तो प्रॉब्लम ये कि वो किधर जाएँ, यानी वो जो फ़ौज के बिहार पे इमरान हुकूमत को सपोर्ट करते थे या खान साहब के साथ शामिल हो गए थे उनकी जमात के अंदर, वो कितने जान, वो यतीम हो गए। तो अब उन यतीमों का एक ही आसरा है कि वो खान साहब न रल जान, क्योंकि वो दूसरी तरफ तो दूसरी पार्टी है ना। तो अब वो सारे भी जो अस्करी मीडियाई ग्रुप है और अस्करी यूथियज़ है, वो सारे फिर वो भी निकाले गए हैं। तो ये एक पूरा जत्था है जिनको फ़ौज ने यानी उनको नौकरियों से निकाल दिया है। नौकरियों से निकालने कहते हैं ना, तो अब वो चीखो पुकार कर रहे हैं। तो उनकी मजबूरी है खास सबके साथ खड़ा होना। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो अब वो सारे मिलके, चूँकि फ़ौज ने सबको निकाल दिया है, वो जाएँ किधर। और वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, और सारे इकट्ठे होकर जो वो बाजे बजा रहे थे वो उनको बता दिया गया है बड़ी कैटेगोरिकली क्लियरली, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि जनाब अब आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है, अब आपकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तुम जितने नौकरी लब दिए कर लो। उनकी बका का एक ही रास्ता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उनकी नौकरियाँ बहाल हो जाएँ। नौकरी से मुराद ये कि उनकी फिर गुड्डी चढ़ जाए, लेकिन फ़ौज ने उनको ना कर दी है। तो इतनी डेस्परेट हो के फ़ौज ने ख़ुद को यानी जिस तरह न्यूट्रल किया है
और उसकी वो ज़ाहिर है फिर कीमत भी अदा करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग तो उनकी नर्सरियों में मेरे पूरा बाग ही उजाड़ दिया ना, चमन उजाड़ दिया। वो एक चमन बनाया हुआ था एक मसनूई किस्म का, वो तजर्बागाह ही उजाड़ दी गई। तो हुण तो पिछे वाली बार उसको नहीं रहा। तो ये टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अभी अपनी पोजीशन को क्लियर करके उन्होंने एक चीज़ तो जाहिर कर दी कि मौजूदा हुकूमत को उनसे कोई ख़तरा नहीं है और ख़ास को उनकी सपोर्ट नहीं है, और हम हैं न्यूट्रल, और लड़ाई लड़नी जो अपनी अपनी लड़ो, घोड़ा और घोड़े का मैदान हाज़िर है। और जो लोग हुकूमत को या जो लोग मईशत की, और जो हुकूमत मईशत को ठीक कर लेगी वो फिर अवाम उसको खुद ही जज कर लेंगे। फ़िलहाल तो महंगाई करने के बाद ये हुकूमत भी उसी मुकाम पर आ गई जिस मुकाम पर खान साहब की हुकूमत थी। अब चूँकि ये लड़ाई बराबर की है, तो बराबर की लड़ाई में घोड़ा घोड़े का मैदान हाज़िर है। बाई इलेक्शन में एक लिटमस टेस्ट होगा 17 जुलाई को, तो पता चल जाएगा कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। आज भी इलेक्शन है कराची के अंदर 240 में, और पीटीआई ने उसे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, नस गई तो पीटीआई। तो लड़ते रहे इलेक्शन, अब पब्लिक पल्स पता चल जाती। हाँ सब कराची में बड़े जलसे किए, बड़े पॉपुलर है। तो NA 240 में जलसा भी नहीं, वो नहीं लड़ रही, और बाकी पीपल्स पार्टी तो खड़ी है, बाकी के लोग भी खड़े हैं, और MQM भी वहाँ खड़ी है। तो MQM को ज़्यादा ज़ाहिर है वो हुकूमत में शामिल है, तो हुकूमत की बाकी जमातें बैकआउट कर जाएंगी। लेकिन पीटीआई तो अपोजिशन में है, तो अपोजिशन को लड़ना चाहिए इलेक्शन। वहाँ TLP इलेक्शन लड़ रही है और PSP इलेक्शन लड़ रही है। तो आपके अंदर वो हौसला भी नहीं है कि आवाम के अंदर जाके आप अपने आप को जज करा सकें। आपके सिर्फ एक ही आवाज़ है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और वो भी तरले मिलते हैं जनाब उसी इदारे से कि जनाब आप आए और सियासत के अंदर मुदाखलत करें और मेरी जो है वो जान बचाए और मुझे वापस इक़्तिदार में लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।